Hello friends, welcome to your next lecture of 12th Organization of Commerce and Management. 12th OCM के सिलेबस में हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज के स्ट्रक्चर में या आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम उसका आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। जो लास्ट क्वेश्चन उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो दिए ही है, बट उन प्रिंसिपल्स के साथ साथ वो फॉलो करने के लिए कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है वो भी एफडब्ल्यू टेलर ने दिया है। तो वो सारे छह बेसिक टेक्निक्स आते हैं, उसमें कुछ और सब पॉइंट्स भी आते हैं। तो वो क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। फिर आज के सेशन के साथ जो पढ़ाने वाला, समझाने वाला, लर्न करने वाला पूरा पार्ट है वो हमारा हो जाएगा। फिर सिर्फ एक कल क्वेश्चन, अगला जो सेशन रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर्स का बचेगा, जिसमें फिर आपका ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होगा। सो लेट्स सी, हमेशा की तरह नए क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले जो अभी तक देखा है उसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन हमने देखा था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी मेमोरी टेक्निक भी हमने देखी थी। एफबी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, ये बेसिक मेमोरी टेक्निक देखी थी, जिसमें एफ फ्लेक्सिबिलिटी, बी बिहेवियरल इन नेचर, इंस्टा इंटेंजिबल, जी जनरल गाइडलाइंस, पे में जो पी है प्रिंसिपल्स आर डेवलप बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ई इवोल्यूशनरी, अगेन एक और ई है इक्वल इंपॉर्टेंस, ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट एंड यूनिवर्सल इन नेचर। ये पहला पॉइंट था। फिर एक और क्वेश्चन हमने देखा था सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और अगर आपको उसका मेमोरी टेक्निक याद है फटाफट हमको जाना है तो आंसर्स देते रहो। हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान मिलता है, तो ये हमने एक क्वेश्चन में देखा हुआ था। तो एच जो था उसमें हेल्पफुल इन ऑप्टिमम और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यू अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, ई हमें में ई जो है एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूजफुल इनसाइट प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर, पे हाई स्टैंडर्ड, तो एच जो है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एस साइंटिफिक डिसीजंस पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं, तो डीई बेसिकली डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एंड टी इज अ टीम वर्क। तो ये सिग्निफिकेंस वाला या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हमने देखा कि 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने दिए हैं उसके बारे में देखा। हेनरी फेयोल जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, उनकी बुक भी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज पब्लिश्ड इन 1916 में, ये पब्लिश हुई थी हेनरी फेयोल की बुक फ्रेंच में, फिर यूएस में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था इन 1949, और 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। और उसका भी मेमोरी टेक्निक काफी आसान सा देखा था। क्या था मेमोरी टेक्निक? आंसर दे सकते हो, दादूस यूसी रोजी इनिशिएटिव। तो ये बेसिक उसका मेमोरी टेक्निक हमने देखा था। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हम उनको बोलते हैं। नाउ दादूस यूसी रोजी इनिशिएटिव में डी डिवीजन ऑफ वर्क, ए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन डी डिसिप्लिन, यू is unity of command, S subordination of individual interest to general interest, Dadus again U unity of direction, C centralization, Rosie R जो है वो है remuneration, O order, S जो है आता है आपका बेसिकली स्केलर चेन जो कम्युनिकेशन के बारे में था, अगेन एस आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, रोजी डबल ई जो उसमें यूज हुआ है, एक है इक्विटी और दूसरा स्पिरिट द कॉर्प्स, एंड इनिशिएटिव इज इनिशिएटिव। तो दादूस यूसी रोजी इनिशिएटिव। फिर ये देखने के बाद हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी की तरफ बढ़े, जो फेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया है। उनका भी बिग बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको एज 20th सेंचुरी का सबसे इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक उन्होंने बोला हुआ है एफडब्ल्यू टेलर के इस बुक को, जो 1911 में पब्लिश हुआ था। फिर हमने देखा कि हम उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऐसा बोलते हैं, और उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे। इसको भी हमने कल डिटेल में देखा था, ये कल ही या पिछले सेशन में ही हमने इसको कंप्लीट किया है, और इसके 6 पॉइंट्स की भी हमने एक आसान सी मेमोरी टेक्निक देखी थी। आई होप आपको याद होगा। क्या मेमोरी टेक्निक है? साइंस की हार्मनी मेंटल है, साइंस की हार्मनी मेंटल है। अब अगर वो मेंटल है तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं? कोऑपरेट, डिवाइड एंड डेवलप करते हैं। तो बेसिकली मेमोरी टेक्निक क्या था? साइंस की हार्मनी मेंटल है तो कोऑपरेट, डिवाइड एंड डेवलप करो। ये इतने ही 6 पॉइंट्स थे। तो उसमें पहला देखा था हमने साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अभी आपको याद होगा मैंने हर प्रिंसिपल के वक्त आपको बोला है कि उसके इंटरनल पॉइंट्स भी आपको कंसीडर करने की, क्या कीवर्ड्स आते हैं। रादर ये कल क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमने स्लाइड्स पे पूरा देखा था, फिर भी हम वापस नोट्स पे गए और नोट्स पे भी हमने उसको पूरा डिस्कस किया। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको वो इनर पॉइंट्स याद रहने चाहिए। जैसे साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब में हम देखते हैं कि साइंटिफिकली डिसीजन लेना है, छोटी छोटी चीजें भी होंगी तो भी हमें साइंटिफिक डिसीजन को फॉलो करना है, प्लस रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं जाना है। बेस्ट वे साइंटिफिक एनालिसिस करके किसी भी काम को करने का बेस्ट वे हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर सेकेंड पॉइंट हार्मनी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।
तो बेसिकली एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से काम करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन mental revolution is basically change in attitude of management and employees, दोनों का एटीट्यूड चेंज करना है टुवर्ड्स ईच अदर, कि वो एक दूसरे को ज्यादा रिस्पेक्ट से देखे, दोनों एक दूसरे का इंपॉर्टेंस समझे। जैसे मैनेजमेंट अगर डिसीजन लेता है तो सबऑर्डिनेट से या जो एम्प्लॉयज है उनसे सजेशन ले सकता है, एम्प्लॉयज भी दिए हुए इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं, तो ये पार्ट। फिर आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेट करो, उससे टीम स्पिरिट बनता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल प्रॉपर अचीव होंगे। और जब ये काम कोऑपरेशन से चलता है तो उसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों का फायदा होता है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होगी अगेन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट नॉर्मली प्लानिंग का काम करेंगे और बाकी एम्प्लॉयज एग्जीक्यूशन का काम करेंगे, तो ये यूजुअल पार्ट हमने देखा था। फिर जब वो एग्जीक्यूशन करेंगे तो सुपीरियर्स ने जैसे बोले हैं वैसे प्रॉपर ऑर्डर्स वो फॉलो करेंगे। फिर जब मैनेजमेंट और टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करेगा तो वो एम्प्लॉयज के प्रॉपरली गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, सिर्फ काम देके छोड़ नहीं देगा, तो ये पॉइंट देखा था। फिर आखिरी डेवलप, तो उसमें हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर बेटर इफिशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, तो ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रॉस्पेरिटी हो और एम्प्लॉयज की भी इफिशियंसी बढ़े, इस हिसाब से हमें जाना है। अब ये करने के लिए एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट दो, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहोगे तो उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी और उनकी इफिशियंसी का ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो ये 6 पॉइंट हमने देखे थे, वापस याद रखना। मेमोरी टेक्निक है इसका, साइंस की हार्मनी मेंटल है, तो हम क्या करेंगे, यस कोऑपरेट डिवाइड एंड डेवलप करेंगे। तो जो उसमें साइंस है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवॉल्यूशन, डिवाइड में हम कोऑपरेशन में हमने देखा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डेवलप में हमने देखा है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर बेटर इफिशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो ये पार्ट था अभी तक के डिस्कशन का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स। तो एग्जैक्टली जब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है तो मैनेजर्स कौन कौन सी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको बार बार घुमा फिरा के बोला कि साइंटिफिक चीजें करो, रूल ऑफ थंब मत करो, ट्रायल एंड एरर मत करो, तो साइंटिफिक करो, साइंटिफिक बहुत बार ये वर्ड यूज हो गया। अब ये करना तो कैसे करना, ये भी एफडब्ल्यू टेलर ने बताया कि आपको ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, वो भी उन्होंने यहां डिस्कस किया है। और इसकी भी 6 ही टेक्निक है, ये भी बड़ा क्वेश्चन नहीं, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल 6 है, टेक्निक्स भी 6 है, पर टेक्निक्स के अंदर सब पॉइंट आएंगे, 1-2 पॉइंट्स ऐसे है जिसमें थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन आएगा या सब पॉइंट्स आएंगे। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है इसमें, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेट्स सी, पहली टेक्निक वर्क स्टडी, जो काम हमें करना है, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वहां हमें काम करना है, रादर मैनेजमेंट के लिए काम दूसरों से करवा के लेना पड़ता है। मैनेजमेंट की जो बेसिक डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवा के लेना। तो वो करवा के लेना है तो कोई भी काम जब है तो उसको डिटेल स्टडी करो, देखो कि उसका बेस्ट वे क्या है करने का, फिर क्या क्या रिसोर्सेज उसके लिए लगेंगे, फिर कौन से स्किल्स एम्प्लॉयज में होने चाहिए, फिर उनको क्या बताना है। इवन हमने ये पिछले एक प्रिंसिपल में भी देखा था, अगर आपको याद होगा, कि मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज से क्या करवा के लेना है। अगर तुमको पता ही नहीं कि एम्प्लॉयज से क्या करवा के लेना है तो फिर फायदा ही नहीं, फिर मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए वर्क स्टडी होना जरूरी है। लेट्स सी, बिफोर असाइनिंग द वर्क, किसी भी एम्प्लॉय को काम देने के पहले, टू द अवेलेबल वर्कफोर्स प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट। तो आप एम्प्लॉय से काम करवा के लेना चाहते हो, बट पहले समझ लो कि आप कौन सा काम देना चाहते हो, उस काम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आपके पास वैसे रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज है या नहीं है, फिर है तो कौन से ज्यादा अच्छे है, कौन से कम है, किसको क्या काम दे सकते हैं, इसका पूरा स्टडी आपको करके रखना है। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ और फंक्शन। तो आपको जो भी काम करवाना है उसमें जो भी अलग अलग एक्टिविटीज है, उन हर एक्टिविटी का ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट, मतलब एकदम छोटी से छोटी चीज के साथ डिटेल देखना कि अगर कहीं पे भी छोटी सी भी कमी रह गई है तो भी वो ना छूटे, मतलब क्रिटिकली भी देखो कि अगर बुरा से बुरा होगा तो क्या होगा, इस तरीके से भी आपको सोचना है, तब जाके ये वर्क स्टडी होगा। और जब वर्क स्टडी होता है तो उसमें एक नहीं 4 अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जैसे टाइम स्टडी होता है,
मेथड स्टडी होता है, मोशन स्टडी है, फटीग, अलग अलग 4 चीजें हैं। मतलब इस वर्क स्टडी के अंदर ही 4 अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्टडीज हैं। सी, वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक सच एज, पहला दिया है टाइम स्टडी, मोशन मूवमेंट, मेथड्स एंड फटीग। फटीग इज बेसिकली कि टायरनेस, जो थकान आती है उसके बारे में, जो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के लिए काफी जरूरी होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट, कि एम्प्लॉयज को हम काम देते हैं बट हमें ये भी देखना चाहिए कि वो काम किस लेवल का है, उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज कहाँ तक वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये ध्यान में रख के देना है। तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी, ये वर्क स्टडी इसी एक पॉइंट के पार्ट है, याद रखना। हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देख रहे हैं जिसमें पहला है वर्क स्टडी और उसके अंदर 4 पॉइंट है। बाकी सारे पॉइंट्स इतने बड़े नहीं है बट ये पहला पॉइंट काफी बड़ा है क्योंकि उसमें सब पॉइंट्स भी आते हैं। लेट्स सी, सबसे पहला है टाइम स्टडी। अब अगर आपको याद होगा तो हमने एक डिस्कशन किया था, अगर आपको याद है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो एफडब्ल्यू टेलर का पहला प्रिंसिपल, आई होप आपको याद होगा। एफडब्ल्यू टेलर का पहला प्रिंसिपल क्या था? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो उसमें हमने देखा था साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए वगैरह, और वहां हमने स्टैंडर्ड टाइम की बात की थी। वहां एक वर्ड आया था स्टैंडर्ड टाइम, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन को एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, और अगर वो 8 घंटे काम करता है, पूरे दिन भर में 8 घंटे काम करता है, तो कितने यूनिट्स बनाने चाहिए? तो 4, ये उसका आंसर था। तो वो 4 यूनिट पर डे बना सकता है, ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे खराब भी हो सकती है, उससे अच्छी भी हो सकती है, बट ये स्टैंडर्ड टाइम सेट करने से, याद रखना, ये स्टैंडर्ड टाइम सेट करने से हमको पता चलता है कि कौन से एम्प्लॉयज की इफिशियंसी ज्यादा है, कौन से एम्प्लॉयज की इफिशियंसी कम है। लेट्स सी, it is the technique of observing and recording time taken by employee to complete a given task। तो हम एम्प्लॉय को कोई भी टास्क देते हैं, मतलब काम देते हैं, तो वो काम कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेता है, इसका स्टडी रखना, ताकि हम उसकी इफिशियंसी को मेजर कर सकें। With the help of time study, precise time required for each element of work is determined। तो अगर आप टाइम स्टडी रखोगे तो कौन से काम के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, कौन से काम के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, ये हम प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हैं। और फिर जब हम एम्प्लॉयज को ये टाइम बेस्ड टारगेट देंगे कि आपको इतने टाइम में इतना काम करना है, तो उनकी इफिशियंसीज को जजमेंट करना, उनकी इफिशियंसीज इंप्रूव करने के लिए आगे स्टेप भी लेना। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया, हर एम्प्लॉय उतना इफिशियंट होगा जरूरी नहीं। तो अगर कोई कम इफिशियंट है तो उसकी तकलीफ समझो कि क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको और ट्रेनिंग देनी है और उसको कुछ सजेशन देने हैं। और अगर वो नहीं ही कर पा रहा है, मतलब सबसे घटिया ही परफॉर्म कर रहा है, तो फिर उसको निकालने में सेंस बनता है। तो इस टाइप के लिए, और जो अच्छे हैं उनको फिर बोनस वगैरह ऑफर करने के लिए भी ये स्टैंडर्ड टाइम काम आएगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम स्टडी से स्टैंडर्ड टाइम एक्सेट्रा ये सब सेट करने का फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम स्टडी ही कंटिन्यू रहेगा। इट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क अंडर गिवन कंडीशन। तो किसी भी काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है वो हम यहां जजमेंट ले सकते हैं। इट इज यूजफुल टू मेजर द इफिशियंसी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। तो एम्प्लॉय की इफिशियंसी पे भी ध्यान रखा जा सकता है, और कॉस्ट, क्योंकि याद रखना एम्प्लॉय लेबर काम करता है तो हम वेजेस देते हैं, तो हम चाहेंगे कि बहुत ही इनइफिशियंट लोगों को हम वहां पे ना रखें, और जो अच्छे से इफिशियंसी दिखा रहे हैं उनको हम प्रमोट करें, तभी वो मोटिवेट होंगे और अच्छा करने के लिए। तो इसमें आपके कॉस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा और बेसिकली एम्प्लॉयज की इफिशियंसी पे भी हमारा ध्यान रहेगा। तो ये जो पार्ट है इट इज फॉर टाइम स्टडी। तो याद रखना, हम वर्क स्टडी देख रहे हैं, उसमें पहला टाइम स्टडी हमने देखा, अगला है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी बहुत सिंपल सा पार्ट है, इवन हर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट में हमेशा होता है दैट देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। अगर कोई एक चीज करने के अलग अलग तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 वेज टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, एक काम करने के 5 अलग अलग तरीके हैं, तो पांचों तरीके ट्रायल एंड एरर पे नहीं कर सकते, तो उनको साइंटिफिकली एनालाइज करो कि कौन सी मेथड के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कौन सी मेथड में कितने रिसोर्सेस लग रहे हैं, कितना आउटपुट आ रहा है। तो ऐसी मेथड जिसमें कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ रहा है, और जरूरी नहीं कि आउटपुट आप हमेशा क्वांटिटेटिवली देखो, ये भी देखना कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं, क्योंकि जब आगे प्रोडक्ट बन के जाता है तो क्वालिटी का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, नहीं तो बिना उसके बिकेगा नहीं प्रोडक्ट। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, मिनिमम रिसोर्सेस, इफिशिएंट टाइम,
कम से कम वेस्टेज, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन, ये हर मेथड के बारे में देखो, एक नहीं सारे मेथड्स के बारे में देखो एंड देन सिलेक्ट द बेस्ट मेथड। अब आपने कंपेयर किया है इन 5 मेथड्स को, तो इसमें से कौन सी मेथड बेस्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। दैट इज मेथड स्टडी। अब सिर्फ इसमें एक यूजुअल डाउट आता है कि सर अगर ऐसा होता है, नॉर्मली पूछते हैं स्टूडेंट कि सर अगर सपोज ऐसा हो गया कि कोई काम करने का एक और एक ही इकलौता मेथड है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ये मेथड स्टडी का काम ही नहीं आएगा। ऑब्वियसली अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है तो ही मेथड स्टडी की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है कोई मल्टीपल मेथड, एक ही इकलौती मेथड है तो वही करनी पड़ेगी। पढ़ते हैं मेथड स्टडी। देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट बट अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अ मैनेजर। मैनेजर को यह डिसाइड करना पड़ता है विच वे, मतलब जैसे भी ये इमेज में भी देख सकते हो कि वो एक काम करने जा रहा है 5 अलग अलग तरीके, तो उसको सोचना पड़ता है कि इसमें से कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, फिर उसमें कॉस्ट, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब देख के उसको डिसाइड करना। और ये काफी चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि अगर उसके एनालिसिस गलत हो गए और गलत मेथड सिलेक्ट कर दी तो और रिसोर्स वेस्ट हो जाएंगे। तो मैनेजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा जहां मल्टीपल मेथड्स होती है तो कौन सी सही है ये चूज करने में। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम कम होता है, रॉ मटेरियल एंड इन इंप्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज एज पर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो पहले से ही हमारे गोल सेट किए हैं, जो गोल अचीव करने हैं, उनको ध्यान में रख के हम सही मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड्स फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्रोडक्शन के काम आता है, तो ट्रांसपोर्ट करना हो, अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, जहां से आपको स्टार्टिंग एंड, मतलब स्टार्टिंग है और सोर्स और डेस्टिनेशन जो है, अगर वहां पे आपके पास अलग अलग मेथड है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, फिर कौन सा सही है, कौन सा सस्ता रहेगा, कौन सा इफिशिएंट रहेगा, कहाँ डैमेज कम होगा। तो ट्रांसपोर्ट हो, स्टोरेज हो, इंस्पेक्शन हो, मटेरियल की शिफ्टिंग हो, हर जगह ये टेक्निक अप्लाई किया जा सकता है। सो मेथड स्टडी। ध्यान रखना हमारा क्वेश्चन चल रहा है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें पहला है वर्क स्टडी, जिसमें 2 पार्ट हम अभी तक देख चुके हैं, टाइम एंड मेथड। अगला पार्ट है मोशन स्टडी। ना मोशन स्टडी मतलब इट्स ऑल अबाउट द मूवमेंट, लेबर हो या चीजें है, उनकी कितनी ज्यादा मूवमेंट होती है, कितना यहां से वहां उनको लेके जाना पड़ता है, इससे भी इफिशियंसी पे फर्क पड़ता है। अब अगर आपको याद होगा ये भी चीज, ये पर्टिकुलर चीज हमने हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल था ऑर्डर वाला, ऑर्डर वाले प्रिंसिपल में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद होगा। एग्जांपल कुछ इस तरीके से था कि एक फैक्ट्री का फ्लोर है, कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में किसी चीज के 4 स्टेप पे काम होता है। तो मैंने बोला था कि भाई स्टेप 1, 2, 3, 4 ये प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए ताकि कम से कम मूवमेंट हो। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव मूवमेंट होती है, मतलब पहले स्टेप 1 यहां पे है, फिर स्टेप 4 आएगा, फिर यहां 3 आएगा, फिर यहां 2 आएगा और फिर यहां से जाएगा, तो ये जो अननेसेसरी मूवमेंट है इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और काफी ज्यादा खर्चा आपका बढ़ेगा। क्योंकि जो काम 3 घंटे में हो सकता था उसके लिए 8 घंटे लग जाएंगे या ज्यादा घंटे लग जाएंगे, तो वेस्टेज हो रहा है। तो इसीलिए मोशन स्टडी, मूवमेंट, एम्प्लॉइज की, चीजों की, मटेरियल की मूवमेंट सही तरीके से प्लान करनी चाहिए। तो उसके लिए दिया है, एफडब्ल्यू टेलर ने दिया है मोशन स्टडी। लेट्स सी। द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मींस मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, मूवमेंट याद रखना, मोशन का स्टडी करना मतलब मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना मूवमेंट उनको करना पड़ता है। इट इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी, क्या फायदा है इसका, अननेसेसरी मोशन, मूवमेंट एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। और किसी भी मेथड को करने का बेस्ट वे फिर हम वहां से ढूंढ सकते हैं मूवमेंट से रिलेटेड। जैसे टाइम से रिलेटेड, टाइम स्टडी में होगा कम से कम टाइम में होना चाहिए। फिर हमने देखा कि सही मेथड के लिए मेथड स्टडी था, उसी तरीके से कम मूवमेंट में काम हो उसके लिए मोशन स्टडी रहेगा। लेट्स सी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंप्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉइज, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ता है। मोशन टेक्निक इज यूज्ड टू नो whether some element of job can be eliminated or their sequence can be changed for a smooth flow of task। मतलब या तो अननेसेसरी चीजें एलिमिनेट कर दो, कि क्या कुछ चीजें हम एलिमिनेट कर दे, हटा देंगे, या फिर उनका सीक्वेंस अच्छे से कर लो ताकि स्मूथ वर्क फ्लो रहे, वर्क फ्लो डिस्टर्ब ना हो।
मतलब इवन इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक सिचुएशन ले सकते हैं। सपोज मान लिया जाए कि ये किस्सा आप शायद आगे कभी पढ़ोगे भी किसी मैनेजमेंट ऑथर के लिए, बट स्टिल मान लिया जाए सपोज एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में टूल्स का एक डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज आते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं। अब ऐसा है कि जब भी किसी एम्प्लॉय को कोई टूल चाहिए तो उसको वो टूल रूम में जाना पड़ेगा, वो जो टूल्स चाहिए वहां पे लिखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे, फिर वो टूल्स लेके अपनी जगह पे जाएगा, फिर काम करेगा। काम होने के बाद इमीडिएटली सबमिट करने दूसरे टूल्स चाहिए, दूसरे फिर वहां से लेके जाओ। अब आप इमेजिन करो कि हर एम्प्लॉय हर बार हर काम के लिए वो टूल्स जो भी होंगे उसके, मतलब कुछ भी हो, हथौड़ा हो, छन्नी हो, कुछ भी हो, छोटा से छोटा टूल हो, हर बार वो काम करने के लिए टूल्स लेने एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहां से वो टूल्स उठाता है और फिर वापस अपनी जगह जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और इवन याद रखना, एम्प्लॉइज है, ह्यूमन बींग है, जब वो यहां से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे और रास्ते में उनको 4 लोग मिलेंगे, तो 4 में से जरूरी नहीं कि वो चारों के साथ बात करे, मतलब कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इतनी बात करते हैं, तो आप सोच सकते हो या आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप इतनी बात कर लेते हो वीडियो में, हमको पता है। बट होता है, कुछ कुछ लोगों का बात करने की आदत होती है, तो इतनी बात कर लेते कि चारों को मिलकर पूछ लेंगे भाई कैसा है, क्या है, बीवी बच्चे कैसे है, क्या खाया क्या पिया वगैरह सब कुछ। कुछ लोग कम बात करने वाले भी होंगे तो भी 2-3 लोगों को हाय हेलो राम राम कर दिया, एक आधे से तो मिल गए। मुद्दा यह है इस पूरे एग्जाम्पल का कि ह्यूमन बींग्स है, वो ह्यूमन बींग्स है, एक्टिव होते हैं, फीलिंग्स होती है, तो वो लोगों के साथ बात करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बात करना, समझना, ये सारे स्ट्रक्चर में, इन सारी सिचुएशंस में टाइम और भी ज्यादा वेस्ट होता है। तो इंस्टेड अगर वो हर डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड टूल्स वहीं पे रख दे और किसी एक को इंचार्ज बना ले कि भाई ये डिपार्टमेंट में इतने टूल्स हैं और आपको ही ध्यान रखना है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, या एम्प्लॉयज पे रिस्पेक्टिवली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी, तो इसका फायदा ये होगा कि ये मोशन, ये जो अननेसेसरी मूवमेंट है, ये एलिमिनेट हो जाएगा और एम्प्लॉयज 8 घंटे की शिफ्ट में ज्यादा देर काम कर पाएंगे। सो वहीं पे ऐसी ही सिचुएशंस में मोशन स्टडी काम आता है। फटीग स्टडी, नाउ याद रखना, मोशन स्टडी के बाद जो अगला पार्ट है वो है फटीग स्टडी। नाउ फटीग स्टडी इज बेसिकली अबाउट टायरनेस, कि एम्प्लॉय कितना थकता है उसके बारे में ये रहेगा। सी जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हेवी वर्क टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। तो वो जो मेंटल स्ट्रेस थकान आती है, फिजिकल स्ट्रेस फिजिकल थकान आती है, उसको बोला जाता है फटीग। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो बहुत ज्यादा देर तक वो इफिशिएंट नहीं रह सकते, समहाउ किसी ना किसी पॉइंट पे उनकी इफिशिएंसी डिक्लाइन होगी। इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की हेल्थ और इफिशिएंसी पे उसका एडवर्स इफेक्ट है। The study of fatigue and steps to reduce the level of fatigue is very important to maintain the operational efficiency of the employee. Employees की operational efficiency maintain रखने के लिए आपको उनका ये fatigue study देखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो फिर वो efficiently काम नहीं करेंगे। तो ये जो पार्ट है याद रखना, क्वेश्चन भूलना मत, पहला पॉइंट बड़ा था, बाकी इतने बड़े नहीं है। पहला पॉइंट क्या था, यस क्वेश्चन क्या है, रादर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और पहला पॉइंट था उसमें वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में कितने पॉइंट आए, 4 पॉइंट आए। कौन कौन से 4 पॉइंट आए, याद करो कौन कौन से 4 पॉइंट आए वर्क में। पहला टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। तो ये 4 स्टडीज हमने देखे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट काफी सिंपल है, मतलब बहुत ही कॉमन सेंस और इजी है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो सिंपल है, हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो वगैरह कहीं पे भी टूल्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, तो वो मशीन्स जो है वो आपके स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए। सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी के मशीनरीज नहीं खरीदने, बिकॉज आप जितना लो क्वालिटी स्टैंडर्ड टूल्स इक्विपमेंट लोगे उतना ज्यादा आपकी इफिशिएंसी खराब हो। मतलब एम्प्लॉय कितने भी अच्छे हो आपके, आपने बहुत अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय ढूंढे, अच्छा से अच्छा स्किल्ड वर्कर ढूंढ के निकाला, बट वो अच्छा काम कर नहीं पाएगा क्योंकि आपके टूल्स और इक्विपमेंट सही नहीं है। तो जैसे एम्प्लॉइज इफिशिएंट होने चाहिए, वैसे आपके टूल्स, मशीन, मटेरियल भी इफिशिएंट होना चाहिए, और इसीलिए वो बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो जितना स्टैंडर्ड टूल्स इक्विपमेंट रखोगे उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो प्रोडक्ट भी सब स्टैंडर्ड बनेगा, क्वालिटी लो रहेगी, एम्प्लॉइज कितने भी अच्छा काम कर ले नुकसान ही होगा क्योंकि आपके टूल्स और इक्विपमेंट्स खराब है। तो जैसे एम्प्लॉय की इफिशियंसी के लिए इतना कर रहे हो, तो आपके इक्विपमेंट्स भी अच्छे रखो। सिर्फ एम्प्लॉयज पे हर चीज नहीं डाल सकते, आपके टूल्स भी वैसे होने चाहिए। सी
With the result of experiment conducted at workplace, Taylor advocated standardization of tools and equipment. तो उसने advocate किया, suggest किया कि tools and equipments कैसे होने चाहिए. Standardized working environment and method of production help to reduce spoilage, छोटा मोटा जो लॉस होते रहता है, and wastage of material, cost of production खर्चा कम हो जाता है, fatigue among the workers and it improves the quality of work. Obviously अगर अच्छे tools रहे, पहले पॉइंट में उन्होंने बोला कि वो एडवाइस करते हैं कि स्टैंडर्डाइज रखो टूल्स एंड इक्विपमेंट, दूसरे में उसके फायदे बोल रहा है, तो क्या क्या फायदे है कि वेस्टेज कम होगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, वर्कर्स कम थकेंगे, ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अच्छा रहेगा अगर आपके टूल्स और इक्विपमेंट्स अच्छे हैं तो. सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये सेकेंड पॉइंट था. पहला वर्क स्टडी, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट. आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट साइंटिफिक टास्क सेटिंग. याद रखना है क्या बोला उन्होंने यहाँ पे, साइंटिफिक टास्क सेटिंग. जब आप एम्प्लॉयज को काम देते हो, टास्क जब देते हो, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देना, देख लेना कि कौन सा काम दे रहे, कैसे दे रहे, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस हिसाब से. टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क. भाई एक दिन में नॉर्मली कितना काम होना चाहिए, फेयर, ऐसा नहीं. देखो आप एक रीजनेबल रखना, क्या है आपका जो बेस्ट एम्प्लॉय है, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय, वो जितना काम करता है आप सबसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट. जो सबसे खराब काम करता है उसको आप स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, नहीं तो हर कोई खराब करेगा. बट आपको रीजनेबल रखना पड़ेगा कि भाई एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, इसका रीजनेबल टारगेट आपको रखना पड़ेगा. आप उसको बहुत ज्यादा नहीं रख सकते और बहुत कम भी नहीं रख सकते. साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी. तो उनकी कैपेसिटी से कम भी नहीं होगा और वो थकेंगे भी नहीं. By using this technique, employees will complete the task according to standards given and management can keep proper control on optimum utilization of workplace. तो proper utilization होगा workplace का resources का अगर standard basis पे, sorry scientific basis पे task setting हुई तो याद रखना scientific task setting. इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. अब जब हम एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं, मतलब जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोला जाता है उसको कि एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है, तो जब एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उसी वक्त देख लो कि हमें जो चाहिए वो स्किल उसमें है कि नहीं. ऑब्वियसली जिस दिन वो काम करेगा उसी दिन पता चलेगा, बट आपको पता तो है कि एम्प्लॉय से क्या करवाना है, तो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो है या नहीं है. इवन इसीलिए इंटरव्यू का सिस्टम होता है, मतलब कितने भी टेस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा इंटरव्यू की बात होती है. और इंटरव्यू में एक्चुअली एक्सपर्ट लोग आपको जज करते हैं कि आप वो काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसका प्रॉपर जजमेंट लिया जाएगा इस चीज के लिए, ताकि ये सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर रहे. फिर एक बार आपको हायर कर लिया तो ऐसे ही नहीं छोड़ना है. ट्रेनिंग, हमने जो सिक्स्थ पॉइंट देखा था, आई होप आपको याद होगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का आखिरी पॉइंट था, जिसमें हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी एंड रादर बेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. तो उसमें इफिशिएंसी के लिए हमने देखा है कि एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो उस ट्रेनिंग का भी उतना ही इंपॉर्टेंस रहेगा. पढ़ेंगे. मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन्स फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर. तो सही काम के लिए सही लोग हम उनको ढूंढ सकते हैं. इट नीड्स टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशंस एज पर रिक्वायरमेंट. याद रखना, जॉब स्पेसिफिकेशन, काम के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है वो वहां है या नहीं, इस हिसाब से आगे बढ़ना है. एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स इन एन इम्पार्शियल वे. ये बहुत जरूरी है, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए. जब आप लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि हमारे फेवर के लोग हैं, चाचा के, मामा के, भतीजे का, काका कोई तो भी है और फिर उसको हायर करें, नहीं. पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. जो स्किल्स चाहिए उस बेसिस पे एम्प्लॉय का सिलेक्शन होना चाहिए. आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. और फिर काम के लिए अगर और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो सही ट्रेनिंग देना है. तो ये ध्यान रखना. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, क्वेश्चन याद रखना, हम इसका भी मेमोरी टेक्निक आखिरी में देखने वाले हैं. मेमोरी टेक्निक होगा इसका भी, बट तब तक के लिए ध्यान रखना और सीक्वेंस में ही रहेगा. जैसे पिछले क्वेश्चन का अगर आपको याद होगा, जो पॉइंट्स हमने सीक्वेंस में पढ़े उसी सीक्वेंस में मेमोरी टेक्निक सेट किया था, यहां पे भी हम वही करने वाले हैं. बट इसके पहले के आगे के पॉइंट के लिए बढ़े, क्वेश्चन क्या है चल रहा हमारा,
टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स 6 है, जिसमें से 4 देख चुके हैं। पहला टेक्निक वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर और 4 चीजें थी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट जो हमने देखा था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। थर्ड देखा था साइंटिफिक टास्क सेटिंग। फोर्थ देखा था फोर्थ अभी जो देखा है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो ये 4 पॉइंट देखे। फिफ्थ पॉइंट के लिए बढ़ते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पॉइंट थोड़ा समझ लो, ये वापस एक बार थोड़ा सा डिटेल में दिया गया पॉइंट है। जब हम बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो एफडब्ल्यू टेलर जो है उसके हिसाब से हर काम पे 2 लेवल वो काम की करता है, एक प्लानिंग लेवल और एक इंप्लीमेंटेशन लेवल। और हर लेवल पे उनका ऐसा है कि अलग अलग लोग सुपरवाइज करेंगे। एक काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये देखने के लिए सिर्फ एक सुपरवाइजर नहीं रहेगा, अलग अलग लोग हैं जो एट अ टाइम एक ही एक्टिविटी को सुपरवाइज करेंगे। उनके हिसाब से अगर किसी एक काम में टाइम की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमको टाइम भी देखना है, खर्चा भी देखना है, स्पीड भी देखना है, तो ये सब देखने के लिए एक अकेला आदमी सफिशिएंट नहीं हो सकता। तो सुपरवाइज करने के लिए एक नहीं, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। अब बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स इस ओपिनियन के साथ मैच नहीं करते एफडब्ल्यू टेलर के, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आपका काम बहुत बड़ा हो। छोटे छोटे काम के लिए 8 सुपरवाइजर, हम देखेंगे कि 2 लेवल्स है, प्लानिंग लेवल उसमें वो 4 सुपरवाइजर की बात करते हैं, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे भी उनके हिसाब से 4 सुपरवाइजर होने चाहिए। तो ये जो 4 सुपरवाइजर की ये बात करते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोड, बहुत ज्यादा वर्क है। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और रादर ये एक और चीज के अगेंस्ट जाता है। आपको अगर याद होगा, हमने एक पॉइंट देखा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का बोलना था 1 हेड 1 प्लान, सब लोग एक के हिसाब से काम चलेंगे, बट ये थोड़ा अगेंस्ट जाता है। इसके हिसाब से 8 अलग अलग लोग हैं जो सुपरवाइजिंग का काम करेंगे, ध्यान रखने का काम करेंगे एम्प्लॉइज पे। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो 2 लेवल है उसमें भी, प्लानिंग लेवल, इंप्लीमेंटेशन लेवल। हर लेवल पे 4 लोग, ऐसे 8 सुपरवाइजर के वो सजेस्ट करते हैं। अब वो क्या करेंगे वो सुपरवाइजर, देखते हैं। इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर, प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग को इंप्लीमेंटेशन से सेपरेट किया है, 2 स्टेज बनाए। That means planning is done by different people and actual work is supervised by different level. याद रखना, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन में मतलब प्लान कोई और करेगा और सुपरविजन कोई और करेगा। Thus, every worker will be supervised by 2 different set of supervisor. याद रखना, 2 supervisor नहीं, 2 sets of supervisor. 2 सेट है, हर सेट में और 4 लोग हैं। He recommended total 8 foremen. Foreman मतलब supervisor. To control the various aspects of production and they are categorized as follows. तो उनके हिसाब से हर लेवल पे, दोनों लेवल पे 4 ऐसे 8 फोरमैन, 8 सुपरवाइजर रहेंगे जो काम को देखेंगे। लेट्स सी, पहला है प्लानिंग लेवल। अब प्लानिंग लेवल पे सबसे पहला है आपका रूट क्लर्क, मतलब किसी भी चीज का रूट क्या होना चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए, जो वो देखेगा कि ये प्रॉपरली हो रही है या नहीं। रूट क्लर्क टेल्स हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, कैसे मूवमेंट होगी। रूट समझते ना, रास्ता। तो सिंपल सी बात है कि जब काम होगा तो कौन से स्टेप्स किस तरीके से किस डायरेक्शन में मूव होंगे, ये रूट क्लर्क बताएगा। फिर रूट क्लर्क के अलावा एक रहेगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, की कैसे करना। याद रखना, काम की मूवमेंट, कौन सी स्टेप पहले, कौन सी बाद में, एक्सेट्रा, ये रूट क्लर्क बताएगा। अब वो काम एग्जैक्टली होगा कैसे, वो इंस्ट्रक्शन क्लर्क बताएगा। और वो क्या करता है, रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क, काम कंप्लीट कैसे करना है। पहले वाले ने रूट बताया, दूसरे वाले ने इंस्ट्रक्शंस दिए उसको कंप्लीट करने के लिए। तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये क्या करेगा, डिटरमाइंस टाइम इन विच द वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट, कि कितने टाइम में और कितने खर्चे में। ये टाइम एंड कॉस्ट याद रखना। कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, कोई चीज बनाने के लिए हम कितना खर्चा करते हैं। याद रखना, फाइनल प्राइस इज नॉट द कॉस्ट। मतलब अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट 15 रुपए में बेचती है तो वो 15 रुपए कॉस्ट नहीं हुई, उसको बनाने में कितना खर्चा आया, दैट इज द कॉस्ट। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और चौथा जो रहेगा वो है डिसिप्लिन क्लर्क, जो इंश्योर करेगा, इट इंश्योर्स दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री यूजेस। सो यहां पे डिसिप्लिन क्लर्क ये लिख लेना जरूर, डिसिप्लिन क्लर्क। तो प्लानिंग लेवल पे 4 अलग अलग क्लर्क है, रूट क्लर्क
जो मूवमेंट का ध्यान रखेगा, इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन देगा कंप्लीट करने के लिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क रिकॉर्ड करेगा कि कौन सा काम कितने टाइम में और कितने खर्चे में हो रहा है, एंड डिसिप्लिन क्लर्क इंश्योर करेगा कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो ये जो पार्ट है ये है एट प्लानिंग लेवल, तो इसको ध्यान रखना। 4 अलग अलग लोग हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन क्लर्क। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग लेवल के बाद आता है इंप्लीमेंटेशन लेवल। इंप्लीमेंटेशन लेवल में 4 लोग हैं, जैसे सबसे पहला है गैंग बॉस, ओवरऑल बॉस, एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, जो काम करवाएगा, तो ये गैंगस्टर जैसा हो गया कि ये काम करवाएगा लोगों से। फिर स्पीड बॉस जो टाइम का ध्यान रखेगा, इंश्योर्स दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम। प्लीज याद रखना, स्पीड बॉस और जो पिछले साइड पे टाइम क्लर्क देखा था, मैं वापस पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं, टाइम ये जो क्लर्क देखा था वो अलग है और स्पीड बॉस अलग है। टाइम क्लर्क रिकॉर्ड करेगा कि कितने टाइम में कौन सा काम हुआ, और स्पीड बॉस जो है वो इंश्योर करेगा कि सही टाइम में ये कंप्लीट हो। तो कितना टाइम लग रहा है ये रिकॉर्ड करना इज टाइम क्लर्क, और टाइम विद इन दैट टाइम काम करवा के लेना इज स्पीड बॉस। रिपेयर बॉस अगर कुछ सही नहीं हो रहा है, गलतियां होती तो रिपेयर करने के लिए हैंडल्स सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म्स, तो जो भी मशीन्स वगैरह है उनका सिक्योरिटी, और अगर वो खराब होते हैं तो उनका रेगुलर मेंटेनेंस, तो मशीन्स की सिक्योरिटी के लिए रिपेयर बॉस। और आखिरी रहेगा इंस्पेक्टर लास्ट, इंश्योर दैट वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, तो फाइनल इंश्योर करेगा कि जो स्टैंडर्ड सेट हुए थे उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं। क्लर्क वाले काम मोस्टली रिकॉर्डिंग के रहेंगे, और इनके वाले इंश्योर करने, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना, ये प्लानिंग वाले सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे और इंप्लीमेंटेशन वाले एक्चुअल करेंगे। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन 2 लेवल में बढ़ता है। प्लानिंग लेवल में पहला पर्सन जो हमने जैसे देखा था वो था रूट क्लर्क, जो मोशन मूवमेंट रिकॉर्ड करेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करेगा कि कैसे कंप्लीट करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो टाइम रिकॉर्ड करेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा। डिसिप्लिन वाला डिसिप्लिन स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा, डिसिप्लिन क्लर्क। इंप्लीमेंटेशन लेवल पे सबसे पहला गैंग बॉस जो ओवरऑल कंट्रोल रखेगा काम कंप्लीट करने के लिए। स्पीड बॉस जो टाइम के अंदर काम करवा के लेगा। रिपेयर बॉस मशीनरीज को मेंटेन रखना, सिक्योर रखना, ये उसका काम है। एंड फाइनली इंस्पेक्टर जो देखेगा कि सारे काम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुए नहीं। इंस्पेक्ट करना, आई होप आपको समझता है, इंस्पेक्ट करना मतलब चेक करना। तो जो भी प्रोडक्ट बना है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा उसके हिसाब से बना या नहीं, तो वो इंस्पेक्टर का काम है। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी है, अकॉर्डिंग टू टेलर, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from the employees. तो मैनेजमेंट उनसे वो अचीव करवा सकता है। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, 2 लेवल। प्लानिंग में 4 लोग कौन कौन थे? क्लर्क थे, रूट क्लर्क, इंप्लीमेंटेशन रूट, पहले तो सबसे पहला रूट क्लर्क, फिर इंस्ट्रक्शन क्लर्क, फिर टाइम एंड कॉस्ट, एंड लास्ट वाला डिसिप्लिन। फिर इंप्लीमेंटेशन वाले में 4 लोग थे, सबसे पहला गैंग बॉस, फिर स्पीड, फिर रिपेयर एंड लास्ट इंस्पेक्टर। आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। अब डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जब हम बोलते हैं पीस रेट, याद रखना यहां पे जो पीस बोला है, पीस का मतलब है यूनिट। तो ऐसा है कि टेलर के हिसाब से सैलरी टाइम बेस्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर वेजेस टाइम बेस्ड है 100 रुपए पर डे, तो वैसा नहीं होना चाहिए, यूनिट बेस्ड होना चाहिए कि कौन कितना यूनिट बनाता है। मतलब अगर एक आदमी टाइम बेस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 100 रुपए पर डे ले रहा है और एक दिन में 50 यूनिट बना रहा है, और दूसरा एम्प्लॉय को भी 100 रुपए ही मिल रहे हैं बट वो एक दिन में 40 ही यूनिट बनाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छा बना रहा है ना, उसको डिमोटिवेशन हो जाएगा कि मैं 50 इतना काम करके 50 यूनिट बनाता हूं, मेरे को भी 100 रुपए, इसको सिर्फ इसको 40 ही बनाने हैं तो भी इसको 100 रुपए। तो यूनिट बेस्ड सैलरी होनी चाहिए कि जो ज्यादा यूनिट बनाएगा उसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, या टाइम और यूनिट का कंबाइन कर लो। तो डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान, याद रखना डिफरेंशियल मतलब अलग अलग यूनिट के हिसाब से, जिसके ज्यादा यूनिट उसका वेज ज्यादा, जिसके कम यूनिट उसका वेज कम। डिफरेंशियल मींस फर्क करना, और किस बेसिस पे? यूनिट्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे ये फर्क किया जा रहा है। पढ़ेंगे, remuneration should be fixed in such a way that average worker is motivated to attain a standard output. एक जनरल आउटपुट वो अचीव कर सके, इसके हिसाब से रखो। टेलर सजेस्टेड डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, मतलब यूनिट बेस्ड। हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज हु कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अंडर द सिस्टम। एक स्टैंडर्ड दे दिया कि आपको एक दिन में सपोज से फॉर एग्जांपल 50 यूनिट बनाने हैं, तो
जो 50 यूनिट बना लेगा उसको रेगुलर सैलरी, 50 से ज्यादा बनाएगा अच्छी सैलरी, 50 से कम बनाएंगे कम सैलरी। तो इससे एम्प्लॉय की इफिशियंसी बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड, ही शैल गिवन अ लोअर रेट ऑफ वेजेस। तो अगर कम स्टैंडर्ड से कम कर रहा है तो वेजेस कम होने चाहिए। This technique motivates the employees to attain higher standard performance and earn wages, that is remuneration at a higher rate. तो वो और ज्यादा बेटर वेजेस अटेन कर सकता है और मोटिवेशन मिलेगा ना कि अगर हम ज्यादा यूनिट बनाते तो सैलरी भी ज्यादा। तो ये डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। तो बेसिकली याद रखना, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में 6 पॉइंट्स हमने देखे हैं। 6 पॉइंट्स में से अगर वन बाय वन हम याद करें, मेमोरी टेक्निक अगली स्लाइड पे आएगा, वन बाय वन याद करते हैं तो पहला क्या है, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में 4 आते हैं, टाइम, मेथड, मोशन एंड फटीग। सेकंड क्या था याद करो, इसी सीक्वेंस में मेमोरी टेक्निक आने वाला है तो सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। थर्ड, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। फोर्थ, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फिर फिफ्थ था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 2 लेवल थे। पहला प्लानिंग लेवल, प्लानिंग लेवल पे कितने लोग थे, 4। रूट था, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्लर्क था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क था, एंड आखिरी वाला यस डिसिप्लिन क्लर्क था। अब याद रखना, हम मेमोरी टेक्निक में तो देखेंगे, बट इतने पार्ट के लिए, ये प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन लेवल और उसके अंदर के लिए ना थोड़ा सा अलग लॉजिक हमको लगाना है। मजेदार रहेगा, अलग रहेगा थोड़ा। अगेन मैंने बोला है कि थोड़ा सा एब्रप्ट रहता है तो उल्टा याद रह जाता है। अब प्लानिंग लेवल का पहला क्लर्क याद रखो कौन है, रूट, रास्ता। तो समझ लो कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मींस आप कहीं रोड पे जा रहे हो और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपको रास्ता पता नहीं है। मैं बोल रहा हूं, पहली बार सुनने में अजीब लगेगा, बट एक बार जब स्टोरी पूरी हो जाएगी ना, ये पूरा जर्नी हो जाएगा तो आपको समझ जाएगा जब जर्नी के एंड पे पहुंचेंगे। तो आपको एक जर्नी पे जाना है, आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप रूट ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो, रूट ढूंढ रहे हो। आपने रास्ते में, रूट में किसी को पूछ लिया, उसने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए। रास्ते से जा रहे थे, कहाँ जाना पता नहीं था, तो आपने किसी से रास्ता पूछा, उसने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए। अब इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद आपको पता चला कि कितना टाइम और कितना खर्चा लगेगा। भाई इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद आपको पता चला कितना टाइम और कितना पेट्रोल, पेट्रोल पे खर्चा होता है और आजकल तो बहुत ज्यादा, 100 रुपए क्रॉस कर चुका है, बड़ी नोट चली जाती है, 50 रुपए में तो कुछ नहीं होता, राइट। सो मुद्दा ये है कि आपको रास्ते से जाना था, पता नहीं था, तो आपने किसी से इंस्ट्रक्शन लिए, रास्ते से, रूट पे आपने किसी से इंस्ट्रक्शन लिए, उसके बाद आपको पता चला कि टाइम और कॉस्ट कितना है। अब एक बार जब ये हो गया, अब आपको पता है कि क्या खर्चा लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगा। इसके बाद आप रास्ते पे गाड़ी अच्छे से चलाओगे, डिसिप्लिन, स्पीड ब्रेकर फॉलो करोगे, स्पीड लिमिट फॉलो करोगे, सीट बेल्ट लगाओगे, डिसिप्लिन से जाना है, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, रास्ते में कहीं लुढ़कना नहीं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, रूट पे, रास्ते पे आप निकले, पूरा रास्ता पता नहीं था, किसी ने इंस्ट्रक्शन दिए, फिर उससे आपको टाइम और कॉस्ट का पता चला, और यहां से आगे फिर आपने बोला कि मैं गाड़ी डिसिप्लिन से ही चलाऊंगा। तो ये 4 लोग हो गए आपके प्लानिंग लेवल के, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन क्लर्क। फिर ऐसी ही कुछ स्टोरी इंप्लीमेंटेशन लेवल के लिए है। हमने देखा कि अलग अलग बॉस है उसमें, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, राइट। तो अब सिंपल है, गैंग है, गैंग तो हमको पता है सबकी होती है, तो गैंग है जो स्पीड में जा रही है, मतलब गाड़ी स्पीड में चलाती है वो गैंग। अब उनको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से गाड़ी चलाना सही नहीं है। तो गैंग स्पीड में जा रही है, सुधारना है, सुधारना है मतलब रिपेयर करना है। कौन करेगा उनको रिपेयर, इंस्पेक्टर। तो गैंग स्पीड में जा रही है, उनको रिपेयर करेगा कौन, इंस्पेक्टर। तो गैंग बॉस जो ओवरऑल काम कंप्लीट करवाएगा, स्पीड बॉस जो टाइम के अंदर काम करवाएगा, फिर उसके बाद रिपेयर, रिपेयर बॉस का याद रखना काम उसका मशीन से रिलेटेड रहता है, एंड फाइनली इंस्पेक्टर जो देखेगा कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हुआ या नहीं। एंड दिस एंटायर पार्ट, दिस एंटायर स्टोरी इज योर इंप्लीमेंटेशन लेवल। तो ये अलग अलग 4 और 4 8 इंस्पेक्टर्स याद रखने हैं, 8 लोग याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। डिफरेंशियल पेज रेट की यूनिट के बेसिस पे सैलरीज होनी चाहिए, क्योंकि उससे हम प्रॉपर एम्प्लॉयज की इफिशियंसीज मेंटेन रख सकते हैं। तो ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लिए,
अब उसकी मेमोरी टेक्निक पे आते हैं। याद रखना उसकी मेमोरी टेक्निक में वो जो 2 लेवल है उनकी स्टोरी अलग चलेगी, बाकी 6 का मेमोरी टेक्निक बनेगा, सीक्वेंशियली ही बनेगा। 2-3 बार हम ट्राई करेंगे, एफर्ट करेंगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा। और मैं एक और चीज बता देता हूँ कि मेमोरी टेक्निक्स का यूज हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बस इन्हीं 3 चैप्टर्स में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे अभी तक आपने पूरे चैप्टर में देखा होगा बहुत सारी चीजें रिपीटेड आती है और फिर पॉइंट्स में कंफ्यूजन बढ़ जाता है। सेकंड चैप्टर में देखोगे तो और होता है, तो इसीलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेमोरी टेक्निक रहेगा। वहां से आगे के जो चैप्टर है 4th, 5th, 6th, 7th, 8th वहां पे हमको मेजरली कंसेप्ट के हिसाब से जाना है, तो वहां हमारा लर्निंग रेगुलर रहेगा। मेमोरी टेक्निक का यूज बीच में कहीं तो भी आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों चैप्टर हमको मेमोरी टेक्निक पे ही रखना है, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि उनका एक तो वेटेज ज्यादा है और लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन आने के चांस भी रहते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। बाकी 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में मेमोरी टेक्निक ऐसा रहेगा नहीं तो गड़बड़ क्या हो जाती है, मेमोरी टेक्निक इतनी हो गई कि मेमोरी टेक्निक अलग, सिलेबस किधर भाग रहा है, मेमोरी टेक्निक किधर भाग रही है। तो जितना नेसेसरी है वहीं पे मेमोरी टेक्निक्स चलेंगी, बाकी तो कंसेप्ट बेस्ड चलेगा। और इको में तो बहुत कम मेमोरी टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इको में कंसेप्चुअल सिलेबस ज्यादा रहता है, जो इको में भी मिलेंगे तो वहां के लिए बोल देता हूँ। सो मुद्दा ये है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे। अब इसकी टेक्निक्स ऐसी है, ध्यान रखना, वर्क स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड समझते हो ना, क्वालिटी, तो वर्क स्टैंडर्ड करो तो साइंटिफिक टीएस एंड एसटी फंडी रहेगा। फंडी फन होता है ना, मजेदार रहेगा। अगर आप स्टैंडर्ड काम करते हो तो मजेदार ही रहेगा, बट मजेदार क्या क्या रहेगा याद रखना, साइंटिफिक टीएस और साइंटिफिक एसटी। अब एक एक इलेबोरेट करूंगा तो समझ जाओगे। तो सबसे पहला है वर्क स्टडी, काम का स्टडी करना है। वर्क स्टडी में याद रखना टाइम, मेथड, मोशन एंड फटीग, ये चारों पार्ट आते हैं। फिर स्टैंडर्ड, सेकेंड वर्ड जो व्हाइट में रखा है वो देख लेना। स्टैंडर्ड मीन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, कि अच्छे क्वालिटी के टूल्स इक्विपमेंट रखने हैं। फिर साइंटिफिक टीएस, साइंटिफिक टीएस में रहेगा साइंटिफिक टास्क सेटिंग। और अगला है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो अगर आप देखोगे ये टीएस एंड ये एसटी, तो याद रखने के लिए आसान हो जाएगा, साइंटिफिक टीएस एंड एसटी। तो टीएस इज टास्क सेटिंग एंड एसटी इज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फन डी रहेगा, फन रहेगा मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में याद रखना प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, 2 लेवल रहेंगे, उसमें भी प्लानिंग लेवल पे 4 लोग, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे 4 लोग। प्लानिंग लेवल पे 4 लोग क्या है, रास्ते से जा रहे थे, मतलब रूट से जा रहे थे, पता नहीं था तो इंस्ट्रक्शंस लिए, उससे पता चला टाइम एंड कॉस्ट का, और रास्ते पे अब डिसिप्लिन से चलाएंगे। तो 4 अलग अलग क्लर्क थे, रूट क्लर्क, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और आखिरी था डिसिप्लिन क्लर्क। फिर इंप्लीमेंटेशन लेवल पे गैंग स्पीड में भागती है, उनको सुधारने का काम इंस्पेक्टर करेगा, तो गैंग बॉस, स्पीड बॉस, सुधारना, रिपेयर करना तो रिपेयर बॉस, एंड ये करने का काम इंस्पेक्टर करेगा, ये पार्ट। और डी, फन डी वाला जो डी है, डी आई, इट इज डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। तो ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के 6 पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, फिर थर्ड पॉइंट साइंटिफिक टास्क सेटिंग, फोर्थ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फिफ्थ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्लानिंग में 4 क्लर्क होते हैं, रूट, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट, और आखिरी डिसिप्लिन। फिर उसके बाद आता है इंप्लीमेंटेशन में 4 लोग, बॉस मतलब रादर गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, एंड लास्ट पॉइंट डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। तो ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का आपका क्वेश्चन होता है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ याद रखना हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर हमारा इस सेशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अगले सेशन में हम जो क्वेश्चन आंसर्स जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए एक्सरसाइज के नीचे, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और याद रखना जब वो डिस्कशन चलेगा बुक्स में, तो उसके पहले हम प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे, और लर्न होना चाहिए आपका तब। तो जैसे जैसे हमारा रिवीजन होगा वैसे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर वो क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, उनको कैसे लिखना, क्या लिखना, कितने पॉइंट्स लिखना, ये सब मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा, और फिर आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। सो अभी के लिए इस सेशन के लिए इतना ही, बाकी का बाद में। थैंक यू।